Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Ashutosh and let's begin the class. So आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर 8 है जिसका नाम माई चाइल्डहुड है उसको पढ़ेंगे, है ना। तो माई चाइल्डहुड जो ये टाइटल है वो किसके बारे में है, जो चाइल्डहुड यानी कि जो बचपन है वो किसके बारे में, बचपन के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मुझे आशा करता हूँ कि ये नाम आपने सबने सुना ही होगा, APJ अब्दुल कलाम के बारे में सब जानते ही होंगे। तो आज हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में, उनके बचपन के बारे में जानेंगे इसमें, ठीक है। ये एक तरीके से उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ एक भाग है, उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन होगा, ठीक है। चलिए, लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन 1931। तो अब्दुल कलाम जो थे उनका जन्म जो है 1931 में हुआ था। ही स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो किस चीज़ में विशिष्ट थे, यानी कि स्पेशलाइज्ड किस में थे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास। तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जिसमें हम एरोप्लेन या फिर जो भी विमान वगैरह होते हैं उनसे रिगार्डिंग जो इंजीनियरिंग होती है उसके बारे में हम जानते हैं, है ना। तो उन्होंने उसमें महारत हासिल की थी। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 decades इन इसरो एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, डॉक्टर कलाम took up the responsibility of developing indigenous गाइडेड मिसाइल एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान दीजिए, ये उनकी जितने भी कह सकते हैं उपलब्धियां हैं वो गिनाई जा रही है यहाँ पे कि आफ्टर वर्किंग फॉर 2 decades यानी कि 20 साल तक इसरो में काम करने के बाद, इसरो आपको पता होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो में 20 साल तक काम करने के बाद एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, मतलब और वहाँ पे उन्होंने और क्या काम किया था, जो लॉन्च व्हीकल होती है ना, यानी कि जो स्पेस शिप को लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए लॉन्च व्हीकल होता है और अलग से एक गाड़ी होती है जिसके थ्रू उस स्पेस यान को लॉन्च किया जाता है, उसको लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने महारत हासिल की थी, मास्टर थे उसमें वो, तो उस टेक्नोलॉजी के वो मास्टर थे लॉन्च व्हीकल के। तो वहाँ पे इसरो में 20 साल तक काम करने के बाद डॉक्टर कलाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किस चीज़ की, फॉर डेवलपिंग, किस चीज़ का विकास करने के लिए। इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी, यानी कि जो कि इंडिया में बनाया जाता है, तो इंडिजीनियस यानी कि भारत देश में निर्मित। तो आफ्टर 20 साल तक इसरो में काम करने के बाद उन्हें गाइडेड मिसाइल एट द डिफेंस, मतलब जो मिसाइल बनाई जाती है उसके रिगार्डिंग, जो देसी मिसाइल बनाई जाती है ना, जो देसी मिसाइल बनाई जाती है उसके विकास के लिए उनको कहाँ पे रखा गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि DRDO होता है ना, तो वहाँ पे उनको शामिल किया गया। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग इंडिजीनियस कैपेबिलिटी एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज थ्रू नेटवर्किंग ऑफ मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए वो उन्होंने क्या क्या किया था, जब वो इंडिजीनियस यानी कि जब देसी सामान बना रहे थे, यानी कि देसी जो टेक्नोलॉजी का वो निर्माण कर रहे थे, विकास कर रहे थे, तो उन्होंने नेटवर्क बनाया, मतलब बहुत सारे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना उनके बारे में, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, अलग अलग संगठन हैं, उनका उनको सम्मिलित किया, एक जगह इकट्ठा किया, संघ बनाया और फिर नेटवर्क, उनका एक नेटवर्क बना के फिर विकास किया था, है ना। मतलब उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हेल्प ली, उनको जोड़ा और फिर उससे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे बनाई, जो कि कह सकते हैं जो मिसाइल के क्षेत्र में बहुत ही कारगर साबित हुई। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल। देखिए मैंने बोला था ना कुछ अच्छा चीज़ बनाया, यानी कि जो पृथ्वी और अग्नि मिसाइल थी जो भारत देश की थी वो इन्होंने ही बनाया था। और इन्होंने कैसे बनाया था, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की हेल्प से बनाया था, ठीक है। फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999 ही वॉज अपॉइंटेड साइंटिफिक एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्टर। अब 1992 से, जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक उन्हें किस पद की शपथ दिलाई गई, वो किस पद पर मतलब किस पोस्ट के लिए वो चुने गए,
तो साइंटिफिक एडवाइज़र जो वैज्ञानिक सलाहकार होता है ना विद रक्षा मंत्री का, उसके लिए उनको चुना गया। कब से कब तक के लिए? जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक के लिए उन्हें वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। एंड वॉज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999। और क्या कह रहा है? और उन्हें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप, जो DRDO है ना, उसके लिए उन्हें सेक्रेटरी के तौर पे भी चुना गया इस दौरान। ठीक है। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स विच मेड इंडिया अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वॉज कैरिड अंडर हिम। मतलब जो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ था ना, जो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ था, वो भी इन्हीं के अंडर में किया गया था। ही टुक अप एकेडमिक्स एज ए प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन इन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई इन 2001। वह जो थे जो ये है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन इन अन्ना यूनिवर्सिटी, जो अन्ना यूनिवर्सिटी जो है ना, वहाँ पर उनको टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मर के प्रोफेसर के रूप में भी चुना गया। वो वो कब चुना गया? 2001 में। जो चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोफेसर के रूप में उन्हें चुना गया। ठीक है। ही हैज़ वॉन मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पद्म विभूषण, जो कि 1981 में मिला। मतलब उन्हें बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। एक पद्म भूषण मिला उन्हें 1981 में, पद्म विभूषण मिला 1990 में, एंड द भारत रत्न 1997 में। इतने सारे रत्नों से उन्हें नवाजा गया था। ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने ऑन 25 जुलाई 2002 से लेकर, एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज 5-year टर्म्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 5 सालों का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, वो उन्होंने पूरी तरीके से निभाया। ठीक है। अब देखिए, इन माई चाइल्डहुड टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही फोकसेज ऑन हिज चाइल्डहुड डेज। देखिए, उन्होंने एक अपनी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। मतलब ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा उन्होंने लिखी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये एक बुक है, और इसी से एक भाग लिया गया है जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, एक पीस है उस बुक का, उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए पढ़ते हैं माई चाइल्डहुड, जो कि APJ अब्दुल कलाम की है। पहला भाग। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। देखिए, ये अपनी जन्म के बारे में बता रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, और कहाँ हुआ था? रामेश्वरम के एकांत गांव, एक शहर में हुआ था, जो कि रामेश्वरम पहले मद्रास स्टेट में पड़ता था। माई फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। ये अपने पिता के बारे में बता रहे थे कि जैनुल आबदीन जो थे इनके पिता, उनको ना तो ज़्यादा पहले की पढ़ाई उन्हें थी, मतलब शिक्षा उन्हें ज़्यादा प्राप्त नहीं थी, और ना ही उनके पास ज़्यादा धन था। वेल्थ मतलब धन। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। मतलब ये सारी डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी, मतलब कि वो उनके पास जो शिक्षा, जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है वो नहीं थी, और ना ही वो धनी थे। ये सब होने के बावजूद भी वह बहुत ही महान, मतलब वो जन्मजात से बुद्धिमान थे, जन्म से ही बुद्धिमान थे। इनेट मतलब होता है कि जन्मजात, तो वो जन्म से ही बुद्धिमान थे और साथ ही साथ बहुत उदार भी थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियामा। वो कहते हैं कि वो उनकी जो मदर थी, यानी कि जो APJ अब्दुल कलाम की मदर थी आशियामा, वो भी उनकी बहुत ज़्यादा मदद करती थी। आई डू नॉट recall the exact number of people she feed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together। कहने का मतलब है वो अपनी मम्मा के बारे में बता रहे हैं, माता के बारे में बता रहे हैं कि उनकी माँ जो थी, कह रहे हैं ये अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है लोगों के बारे में कि जिनको मेरी माँ खिलाती थी,
बाहर के लोगों को मेरी माँ बहुत बहुत लोगों को खिलाती थी, जिनके मुझे एग्जैक्ट तो नंबर नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि मेरे घर के जो मेंबर्स थे उनसे कहीं ज़्यादा आउटसाइडर आके मेरे यहाँ खाना खाते थे। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मतलब आई वॉज ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मतलब जो ये APJ अब्दुल कलाम थे, इनके भाई बहन कितने थे ये यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन कह रहे हैं कि मैं सारे बच्चों में से एक था, जो कि एक छोटा बच्चा था। मैं मेरी हाइट जो थी वो छोटी थी, और मेरे माता पिता जो थे बहुत हैंडसम थे, लंबे और हैंडसम थे, लेकिन मैं छोटा था, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्टर मतलब पूर्वज से रिलेटेड, तो हम अपने पूर्वजों पैतृक घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, वो एक बहुत बड़ा पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन मतलब चूने से बना हुआ था और चूने से रंगा हुआ था, एंड ब्रिक ईंट से बना हुआ था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि मस्जिद वाली गली, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली पे बना हुआ था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पिता बहुत ही सादे विचार के थे, तो वो इन जो इनएसेंशियल यानी कि अनावश्यक वस्तु जो थे, जैसे कि कंफर्ट और लग्जरी यानी कि आरामदायक जो चीज़ें होती थी, उसको अवॉइड करते थे, है ना। ऑस्टियर का मतलब होता है आपका सादा जीवन व्यतीत करने वाला, तो उनको ज़्यादा आराम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, वो इसको अनावश्यक वस्तु समझते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन्स और क्लॉथ। उसके बावजूद भी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो उनको मिलती थी, प्रोवाइड किए जाती थी, जैसे कि खाना हो गया, दवा हो गई, कपड़े हो गए, सारी चीज़ें आराम से उनको प्रोवाइड की जाती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। मतलब ऐसा वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर्ड था, यानी कि बहुत ही कह सकते हैं कि सुरक्षित था, और साथ ही साथ इमोशनली यानी कि स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं, है ना, भावनात्मक रूप से भी बोल सकते हैं, और वस्तु के रूप में भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1939 में शुरू हुआ, व्हेन आई वॉज 8 year old, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं उस समय तक समझ नहीं पाया इन सब चीज़ों को। ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन मार्केट। देखिए, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, उसे तो 8 साल की उम्र में ये समझ नहीं आया कि ये वॉर क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें अचानक से जो टैमरिंड का मतलब क्या होता है, जो हल्दी होती है उसकी बीज के जो मार्केट में उसकी डिमांड जो बढ़ी थी ना, उनसे उनको ऐसा कुछ लगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप। ये क्या करते थे, कलाम जो थे ना, वही टैमरिंड सीड्स होती थी, उनको इकट्ठा करते थे और उन्हें पास के एक दुकान में बेच देते थे, ऑन मॉस्क रूट, जो कि मॉस्क मस्जिद वाली गली पे थी। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। मतलब कहते हैं कि जब मैं पूरे दिन बेचता था इकट्ठा करके, तब मुझे मुश्किल से 1 आना मिलता था। हम कहते हैं ना, पहले के ज़माने में जो सिक्के होते थे उसको बोलते थे 1 आना, 2 आना, 4 आना, है ना। तो उसी तरीके से 1 आना उन्हें मिलता था पूरे दिन की मेहनत के बाद। ठीक है, फिर लिखता है माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, है ना, जलालुद्दीन, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामनी। ध्यान दीजिए, वो अब अपने एक नया किरदार आ रहा है यहाँ पे, जलालुद्दीन, जो कि उनके ब्रदर इन लॉ थे। वो अक्सर कहानियों के रूप में वर्ल्ड वार जो चल रहा था उसके बारे में बताया करते थे कलाम को, जो कि कलाम को बाद में पता चला दीनमनी जो है ना, तमिल न्यूज़पेपर है, उसके हेडलाइंस में इन्होंने पढ़ा वॉर के बारे में, जो कि
अक्सर उनकी जो ब्रदर इन लॉ थे वो उनको बताया करते थे, है ना। अब देखिए, आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। देखिए, जैसे कि उनका एरिया एकदम एकांत में था, इसलिए वॉर से अछूता था, यानी कि युद्ध से थोड़ा अछूता था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्द ही क्या हुआ, वहाँ पे भी इमरजेंसी लगा दी गई, है ना। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। मतलब अब बताया जा रहा है कि वॉर की वजह से क्या हुआ, जो पहली चीज़ उन्होंने वहाँ पे जो नोटिस की वो क्या हुआ कि जो रामेश्वरम स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे ट्रेन जो रुकती थी वो अब रुकना बंद हो गई है, सस्पेंड हो गई वहाँ पर रुकना। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन who distributed newspaper in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I filled the slot। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही जो वर्ल्ड वॉर की वजह से वहाँ पे रामेश्वरम के जगह पे स्टेशन पे जब रेलवे ट्रेन रुकना बंद हो गई ना, तो इससे क्या हुआ, जो न्यूज़पेपर जो स्टेशन पे उतारे जाते थे पहले, अब चलती हुई ट्रेन से फेंका जाता था बंडल करके, ठीक है, जो कि रामेश्वरम एंड धनुषकोडी के बीच में फेंका जाता था। और इससे क्या हुआ, जो उनके कजिन ब्रदर थे शमसुद्दीन, है ना, वो जो कि अब शमसुद्दीन के बारे में थोड़ा जान लें कि जो कि न्यूज़पेपर बेचते थे, बांटते थे, उनको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा बंडल वो फेंकते थे न्यूज़पेपर के, तो उन्हें उठाने में दिक्कत होती थी, ताकि वो कैच कोई कर पाए। तो वो पकड़ने के लिए, बंडल्स पकड़ने के लिए वहाँ पर उनको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी। फिर हमेशा की तरह उन्होंने आई फिल्ड द स्लॉट, मतलब उन्होंने उस जगह की पूर्ति कर दी। किसने? कलाम ने उनकी मदद करी। किसकी? शमसुद्दीन की, ठीक है। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। अब सीधी सी बात है, जब वो भी हेल्प करेंगे तो उन्हें भी पैसे मिलेंगे। तो कलाम बोलते हैं कि शमसुद्दीन जो था उसने मुझे अपनी पहली कमाई करने में मदद करा। हाफ ए सेंचुरी लेटर, मतलब 50 साल बाद, हाफ ए सेंचुरी मतलब 100 साल होता है ना, तो 50 साल बाद क्या हुआ, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब उसके बाद भी वो बहुत प्राइड फील करते थे अपने पहली कमाई कमाने के बाद, है ना। अब क्या है, चौथा पार्ट पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक बच्चा जो होता है ना, जब वो जन्म लेता है तो उसके जो लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि अपने वंश के, मतलब अपने पूर्वजों के कुछ लक्षण उसके में पाए जाते हैं। तो कुछ लक्षणों के साथ पैदा होता है और कुछ जो विशिष्ट रूप से जो सामाजिक आर्थिक जो इन्वायरमेंट होता है, परिवेश होता है, उसमें ढलने के लिए वो सक्षम होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब वही बताया जा रहा है जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक थी, जो कि अपने पूर्वजों से उन्होंने ली थी, जब अपने पेरेंट्स से। वो कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिट किया। मतलब ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी मुझ में थी, और साथ में आत्मसम्मान, है ना, आत्मसम्मान मैंने पिता के थ्रू सीखा। फ्रॉम माई मदर, मेरे माता से क्या मुझे मिला, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। तो इनको अपनी मम्मा से क्या मिला कि फेथ यानी कि विश्वास, अच्छाई में विश्वास, और डीप काइंडनेस यानी कि दयालुता, ठीक है। ये दोनों चीज़ें उनको अपने माँ से मिला। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब देखिए यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि उनके कितने भाई बहन थे। उनके 3 भाई और 1 सिस्टर बहन थी, तो उनके साथ भी ऐसा ही था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब वो बताते हैं कि उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, 3 थे। उनके नाम क्या क्या हैं, रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये बता रहे हैं कि तीनों के तीनों जो दोस्त थे इनके, वो एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। एज चिल्ड्रेन none of us ever felt any differences amongst ourselves because of our religious differences and upbringing मतलब होता है पालन पोषण करना। तो वो कह रहे हैं कि ये हम तीनों भले ही अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन उसके बावजूद भी
हम में मतलब कभी भी कहते हैं ना, भेदभाव कभी भी नहीं हुआ उनके बीच में, क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसी हुई थी जिससे उनके दिमाग में कभी ये ख्याल ही नहीं आया, है ना। इनफैक्ट रामानाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, है ना, द हाई प्रीस्ट ऑफ टेम्पल फ्रॉम हिज द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। वही बताया जा रहा है कि जो रामानाथ शास्त्री थे, जो उसके दोस्त थे, कलाम के जो दोस्त थे, वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, जो कि पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे, वो बहुत बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के, मंदिर के, ठीक है। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अब बताया जा रहा है कि रामानाथ शास्त्री बाद में चलकर क्या बने, अपने पिता के ही पीछे वो भी पुरोहित बन गए, बहुत बड़े पुरोहित बन गए, है ना। अरविंदन के बारे में बताया जा रहा है कि अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जो अरविंदन उनका दोस्त था, वो बाद में चलकर उन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया किसके रिगार्डिंग, जो पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्री आते थे उनको भ्रमण कराने के लिए ट्रांसपोर्ट खोल दिया उन्होंने। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन उनका दोस्त था, उन्होंने कैटरिंग की सुविधा प्रदान करने लगे साउदर्न रेलवेज में, है ना, कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ थी उनके दोस्तों के बारे में। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth which was near our house। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, है ना, ये हिंदू के रिगार्डिंग था, एक धार्मिक उत्सव मनाया जाता था सीताराम का, राम सीता का। तो उस दौरान क्या होता था ना, ये साल में एक बार होता था, एनुअल मतलब वार्षिक। तो एक साल में एक बार होने वाला श्री सीताराम कल्याण उत्सव के दौरान क्या होता था, हमारी फैमिली, कलाम अपनी फैमिली को बता रहे हैं जो कि एक मुस्लिम फैमिली थी, और फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स। तो उनकी फैमिली जो थी ना, वो नावों की व्यवस्था करती थी ताकि लॉर्ड मतलब जो भगवान थे उनकी मूर्तियों को फ्रॉम द टेम्पल से मैरिज साइट, जहाँ पे विवाह का स्थल था, जो कि मिडिल ऑफ पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, जो मतलब तालाब के बीचों बीच स्थित था राम तीर्थ, वहाँ पर लेके जाया जाता था उनकी मूर्तियों को, जो कि उनके घर के नज़दीक ही था। तो ये लोग क्या करते थे, नावों की व्यवस्था कराते थे, ठीक है। इवन फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रामायण और जो बहुत सारे प्रॉफिट्स होते थे, यानी कि जो साधु महात्मा होते थे, उनके बारे में जो कहानियाँ होती थी वही हमारी बेड टाइम स्टोरीज़ थी, यानी कि रात के समय जो सोने वाली कहानियाँ जो सुनाते हैं माँ और दादी माँ, तो वो लोग की जो कहानियाँ थी बचपन में वो यही थी, रामायण से और प्रॉफिट्स की कहानियाँ, ठीक है। अब देखिए छठा पाठ पढ़ते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। एक बार की अब घटना सुना रहे हैं कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक नया शिक्षक आया उनके क्लास में। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथ शास्त्री। वो बता रहे हैं कि मैं अक्सर, कलाम बता रहे हैं कि मैं अक्सर एक टोपी पहना करता था जो मुझे मेरा एक तरीके से मुस्लिम होने का प्रतीक था, और मैं अक्सर पहली लाइन में बैठता था, जो कि रामानाथ शास्त्री के जस्ट बगल में बैठता था। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड का मतलब होता है जनेऊ, जो बोलते हैं ना, जो धार्मिक धागा होता है, जो रामानाथ शास्त्री थे वो पहनते थे। तो वही बताया जा रहा है कि रामानाथ शास्त्री जो थे जनेऊ पर पहन के बैठे रहते थे, और मैं मुस्लिम वाली जो टोपी होती थी मैं वो पहन के बैठा रहता था एक साथ। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमैक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। जो नई टीचर थी ना, जो नया टीचर था, उसको ये बात नहीं हजम हुई। स्टोमैक मतलब होता है हजम नहीं होना। तो ये बात उनको हजम नहीं हुई कि एक हिंदू साधु का बेटा, है ना, वो मुस्लिम के लड़के के साथ बैठा है, तो ये उनको बात हजम नहीं हुई। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। अब ये सब चीज़ देखने के बाद जो शिक्षक था उसने क्या कहा, कलाम को बोला कि जाओ तुम पीछे वाली बेंच पे बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत उदास महसूस हुआ।
एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री, और मेरा जो दोस्त था रामानाथ शास्त्री वो भी बहुत उदास हुआ. ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो. वो बहुत ही उदास था कि मुझे पीछे की सीट पर बिठाया गया. डाउन कास्ट मतलब उदास होता है. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी. मतलब वीपिंग मतलब रोना, तो रोते हुए उनकी जो छवि थी रामानाथ शास्त्री की, जब वो पीछे की लाइन में बैठने जा रहे थे, वो उन पे बहुत ही गहरा घाव छोड़ी. चलिए मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, इसको पार्ट 1 रहने देते हैं, और अगले पार्ट 2 में मैं आगे की चीज़ें यहाँ पे से बताऊँगा 7th पार्ट से. तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाऊँगा. ठीक है, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में.